गुड मॉर्निंग। आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे, या यूनिट भी बोल सकते हो आप इसे, जिसका नाम सरफेस केमिस्ट्री है। आपके यूनिट नंबर 5 होगी बुक के हिसाब से। अब सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते क्या हैं तो ज़रा समझते हैं एक एग्ज़ाम्पल से। मान लो जैसे आप यहाँ पे एक इंक पॉट हो जिसमें इंक भरी रहती है ना, पहले के ज़माने में होगा, अपने माता पिता से पूछना। यहाँ पे एक इंक पॉट है, मान लो इसमें नीले कलर की इंक है, इंक पॉट, ठीक है। और इसमें हम इसका ढक्कन खोला और इसमें हम दो चीज़ें डुबोएंगे, पोर करेंगे। एक है ये कॉटन का क्लॉथ और एक है हम पे चौक होती है जो, ठीक है, जिससे स्कूल में लिखा जाता है ना ब्लैक बोर्ड में, चौक। तो जो ज़रा दोनों को अगर हम डिप करें तो आप बताओ क्या होगा। मान लो पहले चौक को हमने डिप कर दिया इंक पॉट में, तो आपको पता है चौक नीली हो जाएगी। बहुत बढ़िया। मैं तुमसे ये पूछूं कि चौक जो ब्लू हुई है, नीली हुई है, ये सिर्फ सरफेस में हुआ या उसके अंदर भी चले गया वो, इनसाइड, विद इन, बल्क में? अंदर भी गया, इनसाइड बोलते हैं उसे, विद इन बोलते हैं, बल्क बोलते हैं, ठीक है। या सिर्फ सरफेस में रहा वो नीला इंक? तो आपका जवाब होगा सिर्फ सरफेस में, अंदर तो नहीं गया। इसकी जगह अगर आप पत्थर भी डालते तो पत्थर बाहर से नीला हो जाता, पर अंदर वो वैसा ही रहता जैसा उसका पहले था टेक्सचर, वो नीला नहीं होता, ठीक है। बट अगर मैं कॉटन क्लॉथ लूँ या कॉटन का कपड़ा लिया और इसे डुबो दिया तो होगा क्या? बाहर से भी नीला है और अंदर भी क्या है, नीला है। अगर आप उसे निचोड़ोगे तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? नीला रंग निकलेगा, इंक निकलेगी। इसका मतलब वो जितना बाहर से नीला हुआ उतना अंदर से भी नीला हुआ। ऐसे अगर आप कॉटन की जगह क्या ले लें, स्पंज ले लें, जैसे सोफ़े में होता है और बहुत जगह स्पंज होता है, उस स्पंज को भी अगर इसमें डुबोया, ये मत सोचना कि सुपरफिशियल क्वेश्चन मत पूछे करो कि इतना छोटा स्पंज होगा। हाँ होगा, डुबो दिया, बहुत बढ़िया है, मैंने तो 1 लीटर की ले रखी बड़ी सी, तो उसमें डुबो दिया तो होगा क्या? देखो बाहर भी नीला रंग है और अंदर भी वो सोख कर लेगा, सिकुड़ लेगा, उसे सोख कर लेगा, है ना, पी लेगा। कौन? स्पंज। किसको? इंक को। उसे निचोड़ेंगे तो बाहर से भी निकलेगा नीला रंग और अंदर से भी जो उसने एब्जॉर्ब कर लिया है वो निकलेगा। तो आपने देखा होगा मैंने 2 टर्म्स का यूज़ करा, एक तो है एब्जॉर्ब और एक है बल्क। बल्क मतलब जितना बाहर उतना ही अंदर, दोनों जगह इंक की कंसंट्रेशन क्या है? सेम है। जैसे कॉटन के केस में या स्पंज के केस में, भाई जितनी कंसंट्रेशन कॉटन की, जितनी कंसंट्रेशन इंक की बाहर की सरफेस में है उतनी ही उसकी बॉडी में भी है, विद इन द बॉडी, मतलब बल्क में भी है। विद इन द बॉडी को क्या बोलेंगे? बल्क बोलेंगे। जितनी सरफेस में है उतनी ही बल्क में भी है। जबकि चौक में या पत्थर में क्या होगा? सिर्फ बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और विद इन द बॉडी बल्क में नेग्लिजिबल होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। ये चीज़ें हैं। तो ये सरफेस केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है। सरफेस केमिस्ट्री में जनरली जो हमारी 2 चीज़ें हुई हैं, एक तो देखो इंक के पार्टिकल हैं, वो चिपक रहे हैं, और किसकी सतह में या किसकी सरफेस में चिपक रहे हैं? चौक की, स्पंज की या कॉटन क्लॉथ की। तो यहाँ पे एक बाउंड्री है, इंटरफेस है, वर्चुअल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है। एक बाउंड्री है। कौन सी बाउंड्री सर? जिसमें इंक पार्टिकल का कांटेक्ट किसके साथ है? चौक की सरफेस के साथ। जिसमें इंक पार्टिकल के जो कांटेक्ट है वो किसके साथ है? कॉटन के क्लॉथ के साथ है। जिसमें इंक पार्टिकल के जो मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं उनका कांटेक्ट किसके साथ है? स्पंज की सरफेस के साथ है। तो ये इंटरफेस है। तो हमें इंटरफेस या सरफेस के फिनोमिना के बारे में पढ़ना है, और हमें वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड देखने पड़ेंगे जो इंक के मॉलिक्यूल और सरफेस के बीच में बनेंगे। और हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ है, सरफेस में है या विद इन द बॉडी मतलब बल्क में है। ये सारी चीज़ आप कहाँ पढ़ते हो? सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हो। अगर आप देख पाएँ तो सरफेस केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी केमिकल प्रोसेस या प्रोसेसेस दैट अकर एट द इंटरफेस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड और सॉल्यूट इन सॉल्यूशन सरफेस। ये चीज़ है। क्या बोला आपको? सरफेस केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम किन चीज़ों से स्टडी करेंगे या किन चीज़ों से डील करेंगे? हमें ऐसे फिनोमिना पढ़ने हैं जो इंटरफेस या सरफेस में हो रहे हों। हमें ऐसे फिनोमिना पढ़ने हैं जो इंटरफेस या सरफेस में हो रहे हों। सरफेस क्या क्या हो सकती है आप खुद ही सोचो। ये जो जैसे मैंने चौक बनाई ना, चौक की कोई सरफेस होगी, कॉटन क्लॉथ की कोई सरफेस होगी या स्पंज की कोई सरफेस होगी। सरफेस क्या क्या हो सकती है? सरफेस सबसे पहले आपके मन में आएगा सॉलिड हो सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सरफेस हो सकती है सॉलिड। सरफेस लिक्विड भी हो सकती है, नहीं हो सकती? जैसे
पानी में हमने तेल गिरा दिया, तो पानी की लेयर में तेल के मॉलिक्यूल आ गए, पानी की लेयर में तेल के मॉलिक्यूल आ गए। क्या है ये भी एक तरह की सरफेस है, इंटरफेस है। तो जो हमारी सरफेस है या जो हमारी इंटरफेस है वो सॉलिड हो सकती है, बहुत बढ़िया, लिक्विड हो सकती है, बहुत बढ़िया, गैस नहीं हो सकती। आप किसी गैस वाली सरफेस पे सॉलिड या लिक्विड नहीं टिका सकते। आप बोलोगे सर क्लाउड तो होता है, क्लाउड गैस फॉर्म में होता है और उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो वो टिके नहीं रहते, वो टिके नहीं होते, वो आपका कहना गलत है। वो एग्रीगेट में होते हैं, उसके साथ मौजूद होते हैं, बट उसके साथ वो कोई बॉन्ड नहीं बनाते, ना फिज़िकली कंबाइंड होते हैं ना केमिकली होते हैं, ठीक है। तो एक बात आपको ये भी समझ में आई कि सरफेस केमिस्ट्री है क्या भला। सरफेस केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हमें इसके बारे में पढ़ना है कि जितने भी फिनोमिना सॉलिड सरफेस या लिक्विड सरफेस में हो रहे होंगे, है ना, जितने भी टाइप की प्रोसेस हो रही होंगी उसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है, और जितने भी तरह के बॉन्ड होंगे। तो यही है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर्स एट द इंटरफेस बाउंड्री बिटवीन अ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड की जो भी बाउंड्री होगी उसमें जो हो रहे होंगे फिनोमिना वो पढ़ने, या आप ऐसे भी बोल सकते हो सोल्यूट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सोल्यूट है, सोल्यूट सॉल्वेंट पता है ना, तो सोल्यूट की सरफेस में जो हो रहे होंगे फिनोमिना उसके बारे में पढ़ना है। जैसे चीनी डाली आपने, धीरे धीरे उसकी कंसनट्रेशन कम होती रहेगी, वो पानी में घुलता रहेगा, उसकी प्रोसेस भी पढ़नी है। एक और बात आपको पता चली, ये इंटरफेस कभी भी गैस नहीं हो सकती, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, गैस कभी भी इंटरफेस नहीं हो सकती, गैस के ऊपर लिक्विड नहीं बैठ सकता, गैस के ऊपर सॉलिड नहीं बैठ सकता। आप जानते हैं इसका एक कॉमन कॉस्ट तो डेंसिटी है। आप सॉलिड या लिक्विड के ऊपर गैस को बिठा सकते हो, है ना, लिक्विड के ऊपर सॉलिड भी बैठ सकता है, लिक्विड के ऊपर सॉलिड भी बैठ सकता है। देखा नहीं आपने, लिक्विड के ऊपर सॉलिड नहीं बैठता, आइसक्रीम नहीं खाई, उसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट डाल दें या डाल दें, और सॉलिड के ऊपर लिक्विड तो हो ही सकता है। कोई भी सॉलिड चीज़ है उसके ऊपर लिक्विड डाल दो, जैसे आपकी पेस्ट्रीज़ हो गई, है ना, वो सॉलिड होता है, स्पंजी टाइप का सॉलिड होता है, उसके ऊपर हम विप क्रीम डालते हैं लिक्विड फॉर्म में, वो चीज़ है। पर गैस के ऊपर सॉलिड और गैस के ऊपर लिक्विड बड़ा मुश्किल है, नहीं हो सकता। तो सबसे पहला नोट यही आएगा, सच एन इंटरफेस डजंट एग्जिस्ट फॉर गैसेस। गैसेस के लिए ऐसी बाउंड्री या इंटरफेस एग्जिस्ट नहीं करती भैया, ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलिए, इंटरफेस क्या है फिर, देखिए हम यहाँ सॉलिड लिक्विड गैस जो चीज़ें उन्हें फेजेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फेजेस। तो इंटरफेस क्या है, इंटरफेस वही है कि जहाँ पे ये मॉलिक्यूल जमा होंगे उस बाउंड्री को हम इंटरफेस कहते हैं। कौन से मॉलिक्यूल, अभी आपको बताया मैंने, जैसे इंक के मॉलिक्यूल हैं, वो जहाँ जमा होंगे, जिस सरफेस में जमा होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेस बोलेंगे। तो इंटरफेस क्या है, इंटरफेस इज द कॉमन सरफेस बिटवीन टू फेजेस या स्टेट वेयर द एडजॉर्ब मॉलिक्यूल विल कंसनट्रेट। कंसनट्रेट मतलब तो जमा होना हो गया, एडजॉर्ब मतलब क्या है, चिपकना, एडजॉर्ब मतलब क्या है, चिपकना, चिपक जाएगा। अब ये चिपकता फिजिकली भी है और केमिकली भी है, बट आपको ये समझना है, एडजॉर्ब मतलब, अभी तो मैं आपको लेमन लैंग्वेज में ये बता सकता हूँ, चिपकना है। तो जैसे ये इंक के मॉलिक्यूल हो गए, इसको हमने तेल के ऊपर रख दिया, मिक्स तो होंगे नहीं, तो ये चीज़ इंटरफेस हो गई, ये तेल है और यहाँ इंटरफेस है। या आप स्पंज के ऊपर आएंगे ऐसे, ठीक है, हाइड्रोफोबिक स्पंज बना दिया, ऊपर हमने वैक्स की कोटिंग कर दी, तो अब तो आपको पता है चिपकेगा नहीं, ठीक है। मोमबत्ती पिघला दी किसके ऊपर, स्पंज के ऊपर, और उसके ऊपर इंक मॉलिक्यूल रखे, तो आपस में कोई इनके बीच में कांटेक्ट नहीं होगा, वो यहाँ नीचे धंस नहीं जाएगा, है ना, अंदर वो सोक नहीं होगा, तो एक बाउंड्री बन जाएगी, वर्चुअल और फिजिकल भी हो सकती है, इसे हम इंटरफेस कहते हैं। तो जनरली आपको समझ में आया, इंटरफेस कुछ और नहीं है, इंटरफेस क्या है, इंटरफेस एक कॉमन सरफेस है, किसके बीच में, दो स्टेट के बीच में या दो फेजेस के बीच में कॉमन सरफेस है। वो कॉमन सरफेस इंक मॉलिक्यूल के लिए भी है और वो कॉमन सरफेस स्पंज या तेल के लिए भी है। तो इट इज़ द कॉमन सरफेस बिटवीन टू फेजेस या स्टेट वेयर द एडजॉर्ब मॉलिक्यूल विल कंसनट्रेट। जो एडजॉर्ब मॉलिक्यूल होंगे, जैसे इंक के मॉलिक्यूल है, वो चिपक जाएंगे, वो जमा होते रहेंगे, ये बातें हैं। आई बात समझ में, चिपक जाएंगे, जमा होते रहेंगे, क्लियर है, दोनों चीज़ें समझ ली। अब देखो एडजॉर्प्शन क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक हम पे पानी का टब है, पानी भरा हुआ है, उसमें आपने स्पंज डाल दिया, तो स्पंज क्या होगा, स्पंज जितना गीला ऊपर से हो जाएगा सरफेस से, उतना ही वो अपनी बॉडी में भी गीला हो जाएगा। आप जहाँ से भी उसे टच करेंगे, ऊपर सरफेस से करेंगे, तो बाहर जैसे आपने टच करा तो पानी दिखेगा आपको बाहर, आप बॉडी से भी टच करोगे तो पानी बाहर को दिखेगा, मतलब आपके हाथ में पानी लग जाएगा। तो ये चीज़ होती है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब आपने सुना ही है, सोख लेना, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझ लो फिर आगे बढ़ेंगे।
हमें तो मेन काम एडजॉर्प्शन पढ़ना है। एडजॉर्प्शन, AD, ये एब है, एब एड, एब एड। तो पहले एब्जॉर्प्शन समझ लो, एब, ठीक है, AB एब। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि भाई जितनी कंसंट्रेशन पानी की स्पंज के सरफेस में, अभी तो ऐसे समझ लो कॉमन लैंग्वेज में, उतनी ही कंसंट्रेशन पानी की बॉडी में भी हो, बल्क में भी हो, या तो बॉडी में हो या तो किस में हो, बल्क में हो, पूरी विद इन द बॉडी, होल ऑफ द बॉडी यूनिफॉर्मली कंसंट्रेटेड हो। मतलब जितनी कंसंट्रेशन उसकी सरफेस में है, किसकी, पानी के मॉलिक्यूल की, किसके ऊपर, ये भी तो मेन है, स्पंज के ऊपर। तो पानी के मॉलिक्यूल की जितनी कंसंट्रेशन सरफेस में है, उतनी ही कंसंट्रेशन पूरी बॉडी में भी हो, पूरे बल्क में भी हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन आपको समझ में आ गया, एडजॉर्प्शन क्या है। आप एग्जांपल ले लो, जैसे चॉक को आपने पानी में डाल दिया थोड़ी देर के लिए और निकाल दिया, तो वो जो पानी के मॉलिक्यूल होंगे उसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ होगी, बॉडी के अंदर 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 धसे हुए होंगे या सिर्फ सरफेस में होगा चिपका हुआ, खुद बताओ। जो पानी के मॉलिक्यूल हैं वो मतलब वो गीला गीला जो है चॉक कहाँ से होगी, बाहर से या अंदर से भी होगी। मेरे हिसाब से अगर आप उसे काटेंगे, कैसे भी तोड़ दो काट दो, तो अंदर से तो वो सूखा होगा, और अंदर तो इतनी कंसंट्रेशन नहीं है पानी की, बल्क बोलते हैं अंदर को, विद इन को, तो बल्क में तो इतनी कंसंट्रेशन है नहीं, तो मेनली है कहाँ, सरफेस में। यही चीज़ एडजॉर्प्शन है। एडजॉर्प्शन क्या चीज़ है कि जब किसी भी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन सरफेस में ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू बल्क। जैसे पानी की चॉक में अगर हम फिनोमिना देखें तो पानी सरफेस में ज़्यादा होगा, और अगर हम उसे काटें तो बल्क में क्या होगा, कम होगा। इसी चीज़ को हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो जब कभी भी किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन किसी सरफेस में ज़्यादा हो और बल्क में क्या हो, कम हो, तो उसे एडजॉर्प्शन कहते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ो, फिनोमिनन इन विच देयर एग्जिस्ट एनी स्पीशी या मॉलिक्यूल, जैसे पानी के मॉलिक्यूल हो गए या इंक के मॉलिक्यूल हो गए, इन द सरफेस in different concentration than in bulk of the material due to the action of molecule surface force या physical या chemical bond। कुल मिला के बात ये थी, अगर हम इसे तोड़ें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये एक फिनोमिना है, ठीक है, जिनमें देयर एग्जिस्ट एनी स्पीशी या मॉलिक्यूल। स्पीशी मॉलिक्यूल आपको पता है, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल हो गए या इंक के मॉलिक्यूल हो गए। इन द सरफेस मतलब सतह में जो कंसंट्रेशन है, इन डिफरेंट कंसंट्रेशन दैन इन द बल्क, मतलब बल्क जो है विद इन द बॉडी, उसके कंपैरिजन में सरफेस में कंसंट्रेशन कुछ अलग तरीके की हो। जैसे स्पंज में ऐसा नहीं होता, स्पंज में जो कंसंट्रेशन सरफेस में है वही कंसंट्रेशन बल्क में होगी पानी की, बट यहाँ क्या है, यहाँ पे सरफेस में अलग कंसंट्रेशन है और बल्क में क्या है, अलग कंसंट्रेशन है। जनरली सरफेस में कंसंट्रेशन ज़्यादा ही होती है, तभी एडजॉर्प्शन कहते हैं। सरफेस में कंसंट्रेशन बल्क के मुकाबले क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। तो एडजॉर्प्शन आपको पता चल गया एक फिनोमिना है जिसमें स्पीशी या मॉलिक्यूल की भी, कोई भी स्पीशी मॉलिक्यूल हो, हालांकि इसमें कुछ लिमिट है, जैसे इंटरफेस कभी भी गैस नहीं हो सकता, ऐसे जो चिपकने वाला है वो कभी भी सॉलिड नहीं होगा, ये हम आगे देखेंगे। तो ऐसे फिनोमिना जिसमें जो हमारी स्पीशी या मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन है वो बल्क के मुकाबले कुछ और हो, बल्क में अलग हो और वहाँ कुछ और हो, ठीक है। और ये होता क्यों है, क्योंकि बहुत तरह के फिजिकल या केमिकल बॉन्ड या मॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वैसे आगे देखोगे कुछ और चीज़ होती है, पर अभी के लिए इतना समझ लो। अब देखो एडजॉर्बेट क्या है, बहुत ईजिली जो चिपका, इसका भाई आएगा, देखो एडजॉर्बेट सोल्यूट के जैसा है, और इसका भाई आएगा जैसे सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट का यहाँ पे भाई है एडजॉर्बेंट, ये चीज़ है। तो सोल्यूट क्या होता है, जो घुलता है, ऐसी एडजॉर्बेट क्या है, यहाँ तो एक ही चीज़ है, चिपकना है। तो एडजॉर्बेट वो है जो चिपकेगा, और चिपकने वाली चीज़ कम क्वांटिटी में होती है, और जिसमें चिपकाना है, जो इंटरफेस देगा, जिसकी सरफेस होगी, वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। तो एडजॉर्बेट क्या है, एडजॉर्बेट वैसे ही है जैसे सॉल्यूट है, सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है, ये भी कम क्वांटिटी में होगा। सॉल्यूट घुलता है, सॉल्यूट को घुलाना है, तो इसको चिपकाना है, इसको क्या करना है, चिपकाना है इंटरफेस में। और एडजॉर्बेंट क्या होगा, एडजॉर्बेंट सॉल्वेंट का जैसा है। सॉल्वेंट वो चीज़ है जिसमें सॉल्यूट को घोलते हैं, सॉल्वेंट वो चीज़ है जो ज़्यादा क्वांटिटी में है, और सॉल्वेंट वो भी है जिसमें सॉल्यूट को घोला जाता है। दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, यहाँ दोनों मिलकर एडजॉर्प्शन प्रोसेस करेंगे।
एडजॉर्बेंट क्या है? जिसमें एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल चिपकेंगे। ऐसी कोई सरफेस होगी ना जिसमें ये एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल चिपकेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात दिमाग में याद रखो, एडजॉर्बेट क्या है? जिसको चिपकाना है, और एडजॉर्बेंट क्या है? जिसमें चिपकाना है। कोई सरफेस होगी ना जिसमें चिपकाएंगे, वो एडजॉर्बेंट है, और जिसको चिपकाना है वो क्या है? एडजॉर्बेट है। आई बात समझ में? अब यहाँ आओ, एडजॉर्बेट सेम है सॉल्यूट, ठीक है भाई। सब्सटेंस विच गेट एडजॉर्ब ऑन द सरफेस या इंटरफेस प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी। पहली बात इतनी, सब्सटेंस विच गेट एडजॉर्ब, इसका मतलब सब्सटेंस जो चिपकेगा, जो चिपकेगा कहाँ? सरफेस में या इंटरफेस में। और आप तो समझदार लोगों, सरफेस इंटरफेस कौन प्रोवाइड करेगा? एडजॉर्बेंट, ठीक है। सरफेस इंटरफेस कौन प्रोवाइड करेगा? एडजॉर्बेंट। तो इस सॉल्यूट के जैसा है ये वैसे सब्सटेंस है जो चिपकेंगे किसी सरफेस या इंटरफेस में, ये कम क्वांटिटी में होंगे। और जनरली बात है ये तो एटॉमिक हो सकते हैं, आयनिक हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ना नेचर में। और जनरली ये लिक्विड या गैस स्टेट में होते हैं। सर ये क्या बोलते हैं, सॉलिड नहीं होंगे? नहीं होंगे सॉलिड। सॉलिड में देखो कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से इतने अच्छे बॉन्ड नहीं बनते, इतने अच्छे इंटरेक्शन नहीं होते, इसलिए। हालांकि आगे आप फ्री वैलेंसी के बारे में भी पढ़ोगे, अनबैलेंस फोर्स के बारे में भी पढ़ोगे, पर अभी ये समझ लो, ठीक है। एंड जनरली इन लिक्विड या गैस स्टेट। तो याद रखना, एडजॉर्बेट हमेशा किस में होगा? लिक्विड स्टेट में या गैसेस स्टेट में होगा, ठीक है। या तो लिक्विड स्टेट में या तो गैसेस स्टेट में होगा, बट इंटरफेस कभी भी गैसियस नहीं हो सकती, ये याद रखना, ठीक है। शाबाश। चलिए, तब हम बात कर रहे थे कुछ नोट की। वो नोट क्या है? जैसा पहला नोट है, एडजॉर्बेंट कैन नेवर बी गैस। एडजॉर्बेंट मतलब वही सरफेस, इंटरफेस, कैन नेवर बी गैस, ये सही बात है। गैस के ऊपर आप लिक्विड या सॉलिड कैसे चिपकाओगे? वही बात थी जो यहाँ लिख दी, ठीक है। एडजॉर्बेंट कैन नेवर बी गैस। दूसरा है एडजॉर्बेट कैन नेवर बी सॉलिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजॉर्बेट जो है कभी भी सॉलिड नहीं हो सकता, चिपकने वाला कभी भी सॉलिड नहीं होगा, चिपकने वाला हमेशा लिक्विड या गैस होगा। चिपकाने वाला कभी भी गैस नहीं होगा, चिपकाने वाला हमेशा सॉलिड और लिक्विड होगा। क्लियर इतनी बातें? चिपकने वाला सॉलिड नहीं हो सकता कभी, चिपकने वाला हमेशा क्या होगा? लिक्विड होगा या गैस होगा। ये डिपेंड करता है अनबैलेंस फोर्सेस पे, आगे पढ़ोगे। और जिस पे चिपकाना है वो कभी गैस नहीं होगी, वो हमेशा लिक्विड या सॉलिड होगी। तो एडजॉर्बेंट मतलब जिसमें चिपकाना है वो कभी गैस नहीं हो सकता, और एडजॉर्बेट कैन नेवर बी सॉलिड, जिसको चिपकाना है वो कभी भी सॉलिड नहीं हो सकता। दूसरा, एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है। हाँ, मैं समझ गया, एडजॉर्प्शन तो सरफेस फिनोमिना है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ होती है? सरफेस में होती है। एंड नॉट बल्क, ये भी लिखना है, बल्क फिनोमिना नहीं है। सिर्फ कैसा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना नहीं है। अब देखो ओक्लूजन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओक्लूजन जैसे रस्टिंग हो गई, रस्टिंग में क्या होता है? रस्टिंग हो गई या कोई मेटल ऑक्सीडाइज हो गया, वो चीज़ है ओक्लूजन। ओक्लूजन क्या होता है? मेटल की सरफेस। क्या सर मेटल की सरफेस हो सकती है? हाँ हो सकती है भाई। एडजॉर्बेंट मेटल या सॉलिड हो सकता है, एडजॉर्बेंट बस गैस नहीं होगा, ठीक है। और क्या फिर गैस चिपक सकती है? हाँ भाई, क्योंकि एडजॉर्बेट गैस हो सकता है, सॉलिड नहीं हो सकता। लिक्विड दोनों चीज़ें हैं, दिक्कत है गैस और सॉलिड में। सॉलिड क्या चीज़ नहीं हो सकती? एडजॉर्बेट। और गैस क्या चीज़ नहीं हो सकती? एडजॉर्बेंट। तो ओक्लूजन क्या है? ओक्लूजन एक प्रोसेस है जिसमें गैसेस चिपकती हैं किस पे? मेटल की सरफेस पे। तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच गैसेस गेट एड्जॉर्ब ऑन द मेटल सरफेसेस। मेटल की सरफेस पे कौन चिपक रहा है? गैस के मॉलिक्यूल चिपक रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? रस्टिंग है, ठीक है। डिसॉर्प्शन क्या है? अब डिसॉर्प्शन भाई एडजॉर्प्शन का उल्टा है। एडजॉर्प्शन क्या चीज़ है? एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट की सरफेस पे चिपकते हैं। इस चिपकने को क्या बोलते हैं? एडजॉर्ब, ठीक है। व्हाट इज एडजॉर्प्शन? एडजॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन विच, पहले तो याली डेफिनेशन बोलेंगे, एडजॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन विच एडजॉर्बेट गेट्स एडजॉर्ब्ड ऑन द एडजॉर्बेंट सरफेस, ठीक है। एडजॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन विच एडजॉर्बेट गेट्स एडजॉर्ब इन द adsorbent surface, yeah, it is the phenomena in which there is large concentration of any species molecule in the surface rather than in bulk, ठीक है। डिसऑप्शन इसका उल्टा है यार, जो आपने चिपकाया है उसको निकालना पड़ेगा, जो आपने चिपकाया है उसको निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे हो सकता है? आप खुद सोचो, आपने चिपका रखा है, ये क्यों चिपका हुआ होगा? क्योंकि ऊपर से भी प्रेशर लग रहा होगा, नीचे से भी प्रेशर होगा,
मान लो ऊपर से भी एक हाथ लग रहा है, नीचे से भी एक हाथ लग रहा है, तो ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं, ऐसे चिपके हुए हैं। अब जैसे ही क्या होगा, प्रेशर कम होगा तो ये हटना शुरू हो जाएंगे। या जैसे ही आप क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तब भी तो इनके मॉलिक्यूल्स, दोनों मॉलिक्यूल में एनर्जी आ जाएंगी और ये वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, फ्री एनर्जी में आ जाएंगे, फ्री लेवल्स में आ जाएंगे और हट जाएंगे। ठीक है, तो डिसॉर्प्शन जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो डिसॉर्प्शन पहले देखो एड्सॉर्प्शन के बाद ही होगा। डिसॉर्प्शन कोई इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं है, रिलेटिव प्रोसेस है। ये अगर होनी होगी तो एड्सॉर्प्शन के बाद होगी। तो डिसॉर्प्शन है क्या, डिसॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो बिल्कुल एड्सॉर्प्शन का क्या है, रिवर्स है, उल्टा है। एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल चिपकते हैं किस पे, एड्सॉर्बेंट के सरफेस में, जबकि डिसॉर्प्शन में इसका उल्टा होगा। ये एक ऐसी प्रोसेस है, अ प्रोसेस इन विच एड्सॉर्ब सब्सटेंस, या जिसे हम एड्सॉर्बेट कहते हैं, इज रिमूव्ड फ्रॉम द एड्सॉर्बेंट सरफेस। ठीक है, इट अकर्स व्हेन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इज लोअर्ड, और टेम्परेचर जो है उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला, सिंपल सी बात है, डिसॉर्प्शन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, एड्सॉर्प्शन में चिपकते हैं, यहाँ पे हटाने, तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस दैट इज एड्सॉर्बेट गेट्स रिमूव फ्रॉम द एड्सॉर्बेंट सरफेस, इंटरफेस से वो हट जाएंगे। एंड इट कैन बी डन बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द बल्क मटीरियल। जो बल्क फिनोमिना है ना, बल्क फेज जो है ना, उसका प्रेशर कम कर दें। अब यहाँ बल्क मतलब ये नहीं कि बॉडी, यहाँ पे बल्क मतलब क्या हो गया, ज़्यादा क्वांटिटी का है सरफेस में, तो वो बल्क जो फेज़ है सरफेस में जो है वहाँ से क्या कर दें, उसका प्रेशर कम कर दें। चिपका तो आपका सरफेस में है ना, आप बॉडी में अगर प्रेशर कम भी कर दोगे क्या फ़ायदा आपको। बल्क फेज़ मतलब ये बल्क वो नहीं है बॉडी वाला, विद इन वाला, ये बल्क मतलब जहाँ कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो ऊपर ज़्यादा है वहाँ का प्रेशर कम कर दो या कंसनट्रेशन बढ़ा दो। कंसंट्रेशन बढ़ा दो या घटा दो, घटा दो। कंसंट्रेशन अगर कम कर देंगे तब भी दिक्कत है, प्रेशर भी कम कर देंगे तब भी दिक्कत है, तब भी डिसॉर्प्शन हो जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ा दो तो दोनों के मॉलिक्यूल्स में, एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये अब वाइब्रेट करना चाहेंगे, इसकी वजह से ये बंधे नहीं रहना चाहेंगे, खुला घूमना चाहेंगे, फ्री विल चाहते हैं, इसलिए ये हट जाएंगे एक दूसरे से। तो ये आपका क्या होता है, डिसऑप्शन होता है। ठीक है, अब भाई एब्जॉर्प्शन आपको पता है, मैंने बता रखा है, जब भी एब्जॉर्प्शन आए तो दिमाग में क्या याद रखो कि गीला स्पंज, वो जितना उसकी पानी की कंसंट्रेशन, गीले स्पंज में पानी मानना, तो जितनी पानी की कंसंट्रेशन स्पंज की सरफेस में है उतनी उसके बल्क में भी है, उतनी उसके बल्क में भी है, मतलब यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन है, जितनी ऊपर उतनी बॉडी में बल्क में। जबकि एड्सॉर्बेंट का या एड्सॉर्प्शन का एग्जाम्पल क्या है, जैसे चौक को हम इंक में डुबोते हैं, तो सरफेस में ज़्यादा कंसंट्रेशन है, बीच से काटेंगे तो अंदर तो है ही नहीं इंक, सरफेस में इंक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या पानी की। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, एक तरह का बल्क फिनोमिना है, और एक यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होगी किसकी, किसी भी सब्सटेंस की जो चिपक रखा है ना, वो जितना सरफेस में होगा उतना ही बल्क में या विद इन द बॉडी भी होगा। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, एक फिनोमिना है, फिनोमिनन इन विच सब्सटेंसेस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या कंसंट्रेशन थ्रू आउट द बॉडी। मतलब जो सब्सटेंस है वो कंसंट्रेटेड है थ्रू आउट द बॉडी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितना बल्क में होगा उतना ही सरफेस में भी होगा। तो बल्क और सरफेस में दोनों में सेम कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन समझ सकते हो आप इसे। ठीक है, द फिनोमिना इन विच सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या कंसंट्रेटेड थ्रू आउट द बॉडी, बल्क में भी उतनी ही कंसंट्रेशन सब्सटेंस की और सरफेस में भी उतनी, ये बल्क फिनोमिना है। क्लियर है। अब सॉर्प्शन क्या है, सॉर्प्शन देखो ऐसी चीज़ है जैसे कॉटन को इंक में डिप कर दिया तो क्या हो रहा है, उसमें ऊपर भी है, ऊपर भी हो रहा है और नीचे भी हो रहा है। एक बात याद रखना, इसको और इसको डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में जो रेट होता है वो बराबर नहीं होता, एब्जॉर्प्शन में रेट बराबर नहीं होता। आप देखो सरफेस का एरिया ज़्यादा होगा या बॉडी का, ऑब्वियसली बॉडी का एरिया ज़्यादा होगा, बॉडी का एरिया क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा, है ना, और जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो बहुत कम वे में होगा या बहुत कम रेट में होगा। जनरली यहाँ डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ही है तो एब्जॉर्प्शन ही डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, मतलब यहाँ बल्क फिनोमिना डोमिनेट करता है एज़ कंपैरिजन टू सरफेस फिनोमिना। ठीक है, यहाँ सरफेस फिनोमिना की इतनी नहीं चलती जितनी बल्क फिनोमिना की चलती है। जबकि सॉर्प्शन जो है, सॉर्प्शन में क्या होता है, SORPTION, सॉर्प्शन में जितनी तेज़ी से ऊपर चिपक रहे हैं उतनी तेज़ी से बल्क में भी चिपका जा रहा है या एब्जॉर्ब हुआ जा रहा है। मतलब यहाँ पे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन
इज़ इक्वल टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का रेट क्या है सेम है, एब्जॉर्ब का जो रेट है वही एडजॉर्ब का भी रेट है, ए बी का जितना रेट है उतना ही ए डी का भी है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन का रेट और एडजॉर्प्शन का रेट क्या बराबर है। सॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है कि ऐसा कोई हमें सरफेस मिल जाए जहाँ पे दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हो, साइमल्टेनियसली एक साथ हो रही हो, जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक प्रोसेस पहले ही हो जाएगी जो डोमिनेटिंग है और दूसरी बाद में होना शुरू करेगी। आई बात समझ में, एक प्रोसेस पहले हो जाएगी, दूसरी बाद में होना शुरू करेगी। आप खुद देखो, स्पंज को जब पानी में डाल दो तो पहले तो सरफेस में कंसंट्रेशन होती है ना जमा, और फिर सरफेस से अंदर अंदर जाता है बल्क में पानी, कैपिलरी के एक्शन के जैसे अंदर अंदर जाता है। पर यहाँ पे क्या होगी, दोनों प्रोसेस एक साथ होगी। जैसा आप कॉटन के कपड़े को इंक में डालो तो जितना वो सतह में चिपक रहा होगा, जितना सतह में वो हो रहा होगा, उतना वो कपड़े के विदिन या बल्क में भी सोक हो रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो प्रोसेस इन विच बोथ एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ होगा, जबकि यहाँ क्या है, कोई एक डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा, मेनली बल्क फिनोमेना पहले होगा या सरफेस फिनोमेना बाद में होगा, या सरफेस पहले हो जाएगा बल्क बाद में हो जाएगा, एक साथ नहीं हो रहा है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे एक साथ हो रहा है। जैसे डाई स्टफ इंक होती है टेकन अप बाय कॉटन फाइबर, तो ये मैंने आपको बताई है कॉटन का कपड़ा। और यहाँ रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बराबर होते हैं, दोनों रेट एक साथ ही चलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी है, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक बार ये डायग्राम देखिए, ठीक है। ये जो छोटे छोटे डॉट्स बना रखे हैं ये एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। सरफेस जो दिख रही है वो आपके एड्जॉर्बेंट की सरफेस होगी, ठीक है। सरफेस मतलब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये तो इंटरफेस है, ठीक है। सरफेस की जगह इसे इंटरफेस लिख लेते हैं। अब देखिए है क्या, आप देख रहे होंगे ये इसकी बॉडी है, ये इसकी पूरी बॉडी है, ये जो नीचे वाली है ना पहली लेयर, तो ये सरफेस है, मतलब ये पूरा जो एनक्लोजिंग होगा इसे तो एड्जॉर्बेंट कहेंगे, और इसकी जो सतह है उसे इंटरफेस कहेंगे। इसमें देखो कितने सारे मॉलिक्यूल चिपके हुए, ये मैंने आपको एड्जॉर्प्शन का एग्जांपल बताया है, तो देखो सरफेस में कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल चिपके हुए ना एड्जॉर्बेंट की, है ना। तो ये जनरली कैसा फिनोमेना है, सरफेस फिनोमेना है। और बल्क में देखो कितने कम मॉलिक्यूल हैं, ये जो है बल्क में बॉडी में देखो कितने कम मॉलिक्यूल हैं, तो बल्क फिनोमेना कम है, सरफेस फिनोमेना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एड्जॉर्प्शन का एग्जांपल है, डायग्राम है। अब हमें दो चीज़ें पढ़नी है कि एड्जॉर्प्शन ना जनरली एक्सोथर्मिक होता है और एड्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस भी होता है। एक्सोथर्मिक मतलब जब भी एड्जॉर्प्शन होगा तो हीट क्या होगी, रिलीज़ होगी। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि एड्जॉर्प्शन जो है स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होगा या बिल्कुल लिटिल एफर्ट में होगा, ठीक है। तो एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक क्यों होता है, जनरली देखो एड्जॉर्प्शन होता क्यों है, क्योंकि जो सरफेस होती है ना उसमें रेजिडुअल या अनबैलेंस फोर्स होते हैं, और जनरली ऐसी सरफेस में होता है जो उबड़ खबड़ होती है, डिफ्यूज सरफेस होती है। आई बात समझ में, उबड़ खबड़, ठीक है। मतलब किसी में ज़्यादा है पीक, किसी में कम है। जैसे आप समझ लो गांव की ज़मीन होती है ना, उबड़ खबड़ वाली है, ये जब पानी भर जाता है तो देखा होगा आपने, उबड़ खबड़ वाली ज़मीन होती है, तो उसमें अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं। अभी अनबैलेंस फोर्सेस क्यों हैं, क्योंकि आपको पता है क्योंकि एक डेफिनाइट एर्गोनॉमिक ज्योमेट्री नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हर लोकल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी। पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है ना, हाइट अलग अलग है ग्राउंड से, है ना। जैसे प्लेनी एरिया नहीं है ना, उबड़ खबड़ वाला एरिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी, जिसकी वजह से रेजिडुअल फोर्सेस या अनबैलेंस फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। अब होता क्या है, जैसे आप एड्जॉर्प्शन करते हो तो एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल चिपकते हैं। इसके एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल के चिपकने की वजह से क्या होता है, अब इक्विलिब्रियम आना शुरू हो जाता है। जो अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं वो बैलेंस कंडीशन में आना शुरू हो जाते हैं, रेजिडुअल फोर्सेस लगभग मिनिमम हो जाते हैं। जब भी फोर्स बैलेंस होंगे तो सिस्टम की, कोई भी सिस्टम हो, जैसे यहाँ तो एड्जॉर्प्शन सिस्टम है, बट किसी भी चीज़ को अगर स्टेबल होना है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए कम। यहाँ पे किस तरह की पोटेंशियल एनर्जी है आपको पता ही, यहाँ सरफेस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे होगी सरफेस एनर्जी। तो जो सरफेस एनर्जी होनी चाहिए वो बिल्कुल कम होनी चाहिए। तो होता क्या है, सिंपल सी बात है। अब थोड़ा पार्ट बाई पार्ट पढ़ते हैं, पार्ट में पढ़ेंगे तो कभी भी हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते हैं हम, इसलिए कन्फ्यूज़न होता है। तो जो हमारी एड्जॉर्बेंट की सरफेस होती है वो अनइवन होती है, चाहे आपको मैक्रोस्कोपिक लेवल में इवन दिख रही है पर तभी भी अनइवन होगी। दुनिया की जो भी स्मूथ सरफेस आपको दिख रही है माइक्रोस्कोपिक लेवल में वो अनइवन होगी, ठीक है। इनफैक्ट आपका ग्लास भी, मिरर भी, जो भी चीज़ है ना। तो
जो हमारी एड्सॉर्बेंट की सरफेस होती है उसमें अनइवन फोर्सेस होते हैं, अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं, रेजिडुअल फोर्सेस होते हैं। पर जैसे ही उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने की, तो धीरे धीरे उसमें क्या होने लगता है, स्टेबिलिटी आने लगती है और अनबैलेंस फोर्सेस से हम इक्विलिब्रियम की तरफ आने लगते हैं या बैलेंस फोर्सेस की तरफ आने लगते हैं। जैसे ये होता है तो उस समय क्या होता है, सिस्टम को स्टेबिलिटी लानी है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो कि यहाँ पे क्या है, सरफेस एनर्जी है, वो क्या होने लगती है, डिक्रीज़ होने लगती है। अब जो एनर्जी डिक्रीज़ होगी, आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो यहाँ से कम हुई कहीं तो निकलेगी, अगर यहाँ से सरफेस एनर्जी कम हुई तो कहीं तो निकलनी है, तो वो हीट के फॉर्म में निकलती है। और जब वो हीट के फॉर्म में निकली तो ऑब्वियसली आपको पता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। दैट्स वाई उसका एंथैल्पी चेंज जो है नेगेटिव आता है। कैसा आता है, नेगेटिव। क्लियर इतनी बातें? तो मैंने क्या बोला कि जो एड्सॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि जो हमारी एड्सॉर्बेंट सरफेस होती है उसमें बहुत सारे अनइवन फोर्सेस, अनबैलेंस फोर्सेस या रेजिडुअल फोर्सेस होते हैं। और जैसे ही इस सरफेस को एड्सॉर्प्शन करने की, मतलब एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो जितने भी रेजिडुअल फोर्सेस या अनबैलेंस फोर्सेस हैं वो इक्विलिब्रियम की तरफ जाना शुरू कर जाते हैं, बैलेंस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सिस्टम में जो हमारा एड्सॉर्प्शन सिस्टम है उसमें स्टेबिलिटी आती है। तो हमें जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जैसे कि यहाँ पे सरफेस एनर्जी है, उसे क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। खुद ब खुद होता है, नेचुरली स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप डिक्रीज़ होती है। अब एनर्जी कहीं क्रिएट नहीं होती, कहीं डिस्ट्रॉय नहीं होती, यहाँ से कम हुई सरफेस एनर्जी, अगर यहाँ से कम हुई तो कहीं तो निकलेगी, तो वो हीट के फॉर्म में रिलीज़ होती है। और हीट के फॉर्म में रिलीज़ हुई तो ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उसके लिए एंथैल्पी चेंज कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मैंने यही लिखा होगा, एड्सॉर्प्शन अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनबैलेंस या रेजिडुअल फोर्सेज एट दी एड्सॉर्बेंट सरफेस। एड्सॉर्बेंट कभी भी गैस नहीं हो सकता, तो सॉलिड लिक्विड है। एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेज द रेजिडुअल फोर्सेज बाय अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल, मतलब एड्सॉर्प्शन हो रहा है एट द सरफेस, एज अ रिजल्ट सरफेस एनर्जी डिक्रीजेज, सरफेस एनर्जी घट गई, विच अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इट इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा में जो हमें डिस्कस करना है वो ये है, एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस क्यों होता है। हमने अभी ये एस्टैब्लिश कर दिया कि एड्सॉर्प्शन जो है एक कैसी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। देखो, एड्सॉर्प्शन में रैंडमनेस भी बहुत होगी, मतलब उसकी एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, और आपको ये पता चल गया कि डेल्टा एच जो है इसका एंथैल्पी चेंज है, क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो बहुत लार्जली नेगेटिव है, बहुत लार्ज में नेगेटिव है, एंट्रोपी पॉजिटिव है, टेम्परेचर तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। अब हमें ये देखना है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। देखो, स्पॉन्टेनियस के लिए गिव्स फ्री एनर्जी चेंज या गिव्स एनर्जी चेंज नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव जब भी आता है डेल्टा जी या गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, ये आपने पढ़ा है इक्विलिब्रियम में, तो रिएक्शन ऑन इट्स ओन या बाय लिटिल एफर्ट हो जाती है। बस अब हम ये यूज़ करते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखो, डेल्टा एच बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, टी पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा, एंट्रोपी भी पॉजिटिव होगी, टेम्परेचर तो पॉजिटिव है, तो डेल्टा एस इंटू टी ये दोनों मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव है और बाहर नेगेटिव है, जो कि होता ही है फॉर्मूले में, तो ये नेगेटिव है और डेल्टा एच बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। तो मान लो ये +2 है और ये -10 है, तो यार कुछ भी नहीं होगा, ये +2 है तो ये -2 बनेगा, और ये -10 है तो -12 आएगा, क्योंकि टी डेल्टा एस इतना बड़ा नहीं होगा मैग्नीट्यूड में जितना बड़ा डेल्टा जी होगा मैग्नीट्यूड में। ठीक है, या डेल्टा एच होगा मैग्नीट्यूड में, उतना बड़ा टी डेल्टा एस हो नहीं सकता बड़ा। ठीक है, डेल्टा एच बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और डेल्टा एच ऑटोमेटिकली नेगेटिव है, इन्होंने भी नेगेटिव ही बनना है बाहर जाके, दैट्स वाई आंसर टोटली क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ गया इसका मतलब ये स्पॉन्टेनिटी इसमें है, या तो ये खुद हो जाएगी या बाई लिटिल एफर्ट होने लगेगी। क्लियर, शाबाश। चलिए, अब हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हम एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर लें। तो देखो, पहला तो डिफरेंस यही होगा कि एब्जॉर्प्शन में क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट या एड्सॉर्बेट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड, और वहाँ क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज मोर ऑन द सरफेस देन इन बल्क। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन में यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन है, जितनी सरफेस में होगी उतनी ही बल्क में होगी। कहने का मतलब उसका यही है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड, मतलब पूरी जगह पूरी बॉडी में एक जैसी यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होगी। जबकि यहाँ क्या है,
एड्जॉर्प्शन में जो कंसंट्रेशन होगी सरफेस में ज़्यादा होगी और बल्क में कम होगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, ये मैंने बहुत बार बोला है, कॉटन को हम जब इंक में डिप करते हैं तो वो थ्रू आउट द बॉडी बल्क में भी सरफेस में भी ब्लू हो जाता है, जबकि चॉक को जब हम इंक में डिप करते हैं तो वो सरफेस में ब्लू होता है और अगर उसे काट के देखें तो बल्क में कैसा होता है, वाइट होता है। ये हमने पढ़ा है। उसके बाद इट इज़ अ बल्क फिनोमिना और वो सरफेस फिनोमिना है, ये भी हमें पता है। वो बल्क में होगा, पूरी बॉडी में होगा यूनिफॉर्मली, और ये सरफेस में ज़्यादा होगा। जैसे जैसे लिथियम क्लोराइड तो हमने पढ़ा ही था, ये इकलौता ग्रुप 1 से एस ब्लॉक से एलिमेंट है जिसका जो होता है, जो नाइट्राइड बनाता है, आपने देखा है, और इसका जो सॉल्ट होता है वो कैसा होता है, हाइड्रेटेड होता है। तो यही बात है, जैसे LiCl या कैल्शियम सल्फेट जिप्सम बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड है, इन सबको जैसे ही पानी दिखता है तो ये पूरी बॉडी में खींच लेते हैं उस पानी को। ठीक है, तो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर देते हैं वाटर के मॉलिक्यूल को, तो वाटर ऑफ एसोसिएशन बना देते हैं, अच्छे से कर देते हैं, हाइड्रेटेड वाटर सॉल्ट बनते हैं इनके। ठीक है, तो बल्क फिनोमिना है लाइक एनहाइड्रस CaCl2 है, लिथियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करेंगे, AB वाला एब्जॉर्ब, ठीक है, वाटर वेपर को। जबकि वहाँ क्या होता है, वो सरफेस फिनोमिना है। जैसे आप ग्लास को, विंडो पेन्स होती हैं उसमें ग्लास लगाते हैं ना, तो उसमें हम सिलिका जेल का यूज़ करते हैं। तो सिलिका जेल क्या करते हैं, अगर मॉइस्चर आ गया तो वो ठीक से चिपकता नहीं है ग्लास विंडो में, तो सिलिका जेल क्या करती है, अपनी सरफेस में अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, किसको, मॉइस्चर को या वाटर के मॉलिक्यूल को। बल्क में नहीं करती, सिर्फ सरफेस में करती है। ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद देखो यहाँ पे आपको पता है सोल्यूट की कंसंट्रेशन थ्रू आउट द बॉडी इंक्रीज़ होती रहेगी। मतलब अगर उसे इंक्रीज़ होना ही है तो वो जितना इंक्रीज़ सरफेस में होगी उतना ही इंक्रीज़ बल्क में भी होगी, बॉडी में भी होगी। किसके अंदर, एब्जॉर्प्शन के अंदर। अगर इंक्रीज़ होना है तो दोनों में एक जैसा होगा, अगर डिक्रीज़ होना है तो दोनों में एक जैसा होगा। जबकि यहाँ क्या होगा, सोल्यूट की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ेगी, होगा तो यहाँ पे भी थोड़ा सा होगा, पर बल्क फिनोमिना डोमिनेटिंग कौन होगा, यहाँ सरफेस फिनोमिना होगा एब्जॉर्प्शन में। तो यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ बढ़ेगी, सरफेस में बढ़ेगी रादर देन इन बल्क। सरफेस में ज़्यादा बढ़ेगी और बल्क में कम बढ़ेगी। अब हम उस घड़ी में आ गए कि जब हमें टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन देखने होंगे। दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड। एक होता है फिजिकल बॉन्ड, तो वॉन्टर वॉल जैसे हो गए तो एक फिजियोसॉर्प्शन होगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और एक होगा केमिकल एड्जॉर्प्शन जिसे हम केमियोसॉर्प्शन कहेंगे। ठीक है, तो वो देखना है। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स या केमिकल बॉन्डिंग या फिजिकल बॉन्डिंग हम एड्जॉर्प्शन को डिफ़ाइन कर देते हैं टाइप्स में। इसमें पहले देखिए कौन है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन है जिसका नाम फिजियोसॉर्प्शन भी होता है, और दूसरा है केमिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है केमियोसॉर्प्शन। अगर आपको फिजिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स पता हैं तो ये हो जाएगा। जैसे फिजिकल बॉन्ड क्या होता है, रिवर्सिबल हो सकता है, फिजिकल बॉन्ड रिवर्सिबल होता है, पर केमिकल बॉन्ड एक बार बन गया तो उसको रिवर्सिबल नहीं कर सकते जनरली। हाँ, वो अलग बात है, बहुत सी इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है फॉरवर्ड बैकवर्ड वाली, पर सारी तो नहीं होती ना, इसलिए। दूसरी बात, फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होगा मल्टी लेयर्ड होगा, बार बार विश्वास दिलाना होगा एड्जॉर्बेट को, एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल को कि मैं तेरा साथी हूँ। जबकि यहाँ एक बार बॉन्ड बन गया, अटूट बन गया, 7 जन्मों का रिश्ता हो गया। अब जो बॉन्ड वीक होगा, जैसे फिजिकल है, तो उसको बनने में भी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, और उसे अगर ख़त्म करना है, डिसऑप्शन करना है, हटाना है, तब भी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। जो फिजिकल है वो स्पेसिफिक नहीं होता, ये ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। तो ऐसी कहानी हम बुनेंगे। तो देखो, फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट आर वीक लॉन्ग रेंज वंडर वॉल फिजिकल फोर्सेस। ये तो हमें पता है क्योंकि ये फिजियोसॉर्प्शन या फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, तो यहाँ पे एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वीक वंडर वॉल फोर्सेज होगा, और वंडर वॉल फोर्सेज लॉन्ग रेंज होता है। ठीक है, जनरली जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होते हैं शॉर्ट रेंजेस होते हैं, तो वंडर वॉल फोर्सेस क्या हैं, लॉन्ग रेंज है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल जो है वो एक वीक वंडर वॉल लॉन्ग रेंज फोर्स होगा। और जनरली यहाँ पे कोई फॉर्मेशन नहीं होता कॉम्प्लेक्स का, जैसे आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ कुछ नहीं बनता। यहाँ डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, एड्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नो फॉर्मेशन ऑफ सरफेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जबकि अगर यहाँ पे देखोगे आप केमिकल एड्जॉर्प्शन में, तो यहाँ केमिकल बॉन्ड होगा किस किस के बीच में, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच में, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी होगा, सरफेस कॉम्प्लेक्स जो होगा वो बनेगा। तो पहला पॉइंट, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे लॉन्ग रेंज फिजिकल वंडर वॉल फोर्सेज होगा बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल, और कोई सरफेस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। जबकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनेगा, 7 जन्मों का रिश्ता हो जाएगा, और
सरफेस कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ फिजिकल बॉन्ड है तो ये रिवर्सिबल होगा और नॉन स्पेसिफिक होगा। ये किसी के भी साथ भी कोई भी बना रहा है, जबकि केमिकल बॉन्ड ऐसा नहीं होता, एक पर्टिकुलर स्पीशी दूसरे पर्टिकुलर स्पीशी के साथ बनाएगी। फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है रिवर्सिबल और नॉन स्पेसिफिक है। रिवर्सिबल मतलब जैसे को तैसा मिल जाएगा, बना है तो हट भी बहुत आसानी से जाएगा, और नॉन स्पेसिफिक होगा, कोई भी किसी के साथ बना रहा है। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा और स्पेसिफिक होगा नेचर में, हर कोई किसी के साथ नहीं बनाएगा, पर्टिकुलर के साथ बनाएगा। फिर इसके बाद ऑब्वियसली फिजिकल है तो ये लो टेम्परेचर में होगा, और क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है, जनरली 5 किलो जूल पर मोल है। यह हाई टेम्परेचर में होगा और यहाँ एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स, सरफेस कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो भाई हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, जो कि जनरली कितनी है, 120 किलो जूल पर मोल है। ये सबसे जनरल बिहेवियर यही होता है कि डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये मैंने आपको बताया था, हाई प्रेशर, ज़्यादा कंसनट्रेशन से एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, जबकि टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो एड्जॉर्प्शन की जगह क्या होने लगता है जल्दी, डिसऑप्शन। रेट किसका बढ़ जाता है, डिसऑप्शन का। इतने चिपकते नहीं हैं जितने निकलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, डिक्रीज़ होगा एड्जॉर्प्शन, है ना, और आपको बताया डिसऑप्शन बढ़ जाएगा। पर यहाँ पे बहुत अजीब सी एनामोली है, पहले इंक्रीज़ करेगा टेम्परेचर के साथ और देन नेचुरल बिहेवियर, जो जनरल बिहेवियर है कि डिक्रीज़ करना है टेम्परेचर के इंक्रीज़ के साथ, वो होना शुरू हो जाएगा। पर पहले तो इंक्रीज़ करेगा, क्यों करेगा थोड़ा अभी आगे समझेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट है यहाँ पे हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन मतलब क्या हुआ, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन मतलब दो तरीके से समझो, या तो डिसऑप्शन ही, डिसऑप्शन में कितनी हीट लगेगी, या जब एड्जॉर्प्शन बन रहा होगा तो जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी। अगर यहाँ हीट है तो एनर्जी जो रिलीज़ होगी उसकी बात कर रहे हैं, पर अगर यहाँ एंथैल्पी होता तो एंथैल्पी मतलब इसे हटाने के लिए, एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल को हटाने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ कम होगी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ वीक बॉन्ड है 20 से 40 किलो जूल पर मोल, और यहाँ पे 80 से 240। आप दोनों में फ़र्क जान पा रहे हो, यह है एक्टिवेशन एनर्जी, यह है बनने की, और ये क्या है, जब बन जाए तब जो रिलीज़ हो रही है। ये तो बनने के लिए चाहिए, और ये जब बन जाए तब जो रिलीज़ हो रही है। क्लियर है इतनी बातें, वो एक्टिवेशन एनर्जी है भैया, और ये हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन है या एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, या तो हटाने के लिए और या तो जब बन जाए। तो आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है एड्जॉर्प्शन, तो एनर्जी जो रिलीज़ होती है। ठीक है, तो 4-5 ये डिफरेंस खुद देख लो। फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में वीक लॉन्ग रेंज फिजिकल फोर्स होता है, जिसे वॉन डेर वाल फोर्स बोलते हैं, और कोई सरफेस कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। ये एक फिजिकल फोर्स है, इसलिए इसकी वजह से रिवर्सिबल भी हो सकता है, और कोई भी किसी के साथ बना रहा है तो स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है। यहाँ पे जो है एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी, तो जनरली ये लो टेम्परेचर में हो जाएगा, और एक्टिवेशन एनर्जी जनरली कितनी लगेगी, 5 किलो जूल पर मोल में लगेगी। ठीक है, ये टेम्परेचर के इंक्रीज़ के साथ क्या करेगा, डिक्रीज़ होगा एड्जॉर्प्शन का रेट। और फिर उसके बाद क्या है फाइनली, ये कि हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या लो है, कि जब बन गया तो जितनी हीट एक्सोथर्मिक फॉर्म में रिलीज़ हुई, सरफेस एनर्जी जब डिक्रीज़ हो जाती है वो वाली 20 से 40 है। जबकि यहाँ केमिकल बॉन्ड है, यहाँ सरफेस कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये इरिवर्सिबल होगा, स्पेसिफिक होगा नेचर में, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई लगेगी, 120 किलो जूल पर मोल तक लगेगी। ये एनोमलस बिहेवियर आ गया, पहले इंक्रीज़ कर रहा, उसके बाद जनरल बिहेवियर की डिक्रीज़ कर रहा टेम्परेचर के इंक्रीज़ के साथ, वो चीज़ है। देन इसकी जो हीट रिलीज़ होगी जब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, है ना, फिनोमिना हो जाएगा, तो बहुत हाई है, 80 से 240 किलो जूल पर मोल। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्यों हो रहा है सर, कि पहले इंक्रीज़ कर रहे हैं देन डिक्रीज़ हो रहा है। इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है। इंक्रीज़ पहले क्यों है, क्योंकि पहले हमें हीट एनर्जी या टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर का राइज जो है वो हमें चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें बनाना है केमिकल कॉम्प्लेक्स। आपको पता है ना, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनता है, 2 रिएक्टेंट होते हैं। अब यहाँ रिएक्टेंट कौन कौन है, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट। चिपके कॉम्प्लेक्स बना, हटे, चिपके कॉम्प्लेक्स बना, हटे, चिपके कॉम्प्लेक्स बना, हटे, तो वो चीज़ है। उसके लिए भाई बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी हमें काइनेटिक एनर्जी से ही मिलेगी। पता है ना, 3 तरह की होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी और हीट ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो आपको अगर हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तो पहले तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो टेम्परेचर बढ़ने को ये सपोर्ट कब तक करेगा केमिकल एड्जॉर्प्शन, जब तक एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स ना बन जाए। अब जैसे ही एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बन गया तो आपका जनरल बिहेवियर आएगा, जो कि क्या है, टेम्परेचर के बढ़ने से मॉलिक्यूल जो एड्जॉर्ब हुए वो हटने शुरू हो जाते हैं, डिसऑप्शन का रेट बढ़ जाता है और एड्जॉर्प्शन का घट जाता है। पकड़ना तो ये था, ये तो जनरल बिहेवियर है कि पहले इंक्रीज़ क्यों हुआ। इंक्रीज़ इसलिए हुआ क्योंकि हमें एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनाना था, उसके लिए हमें हाई काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है, या हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, जो तभी मिलेगी जब टेम्परेचर क्या हो, बढ़े, हाई हो। ठीक है, ये इसके बाद इसमें 2-3 पॉइंट और है, वो क्या क्या हैं देखो।
बड़ी मेहनत का काम है भाई इसे मिटाने लिखना। इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है पर टाइम भी तो वेस्ट होता है, लिखेंगे बार बार ना, तो तुम्हारा टाइम बचाता हूँ मैं ऐसे, ये तो वीडियो अननेसेसरी लॉन्ग हो जाएगी। ये मिटाया। अब इसमें एक दो पॉइंट और क्या जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे फिजिकल सॉर्प्शन जो होता है, यहाँ पे जो एड्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि बार बार दिलासा देना पड़ेगा एड्जॉर्बेंट को, एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल को कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा भी रिश्ता है इस जन्म का, जबकि यहाँ तो एक बार बॉन्ड बन गया तो 7 जन्म का रिश्ता है, तो यहाँ पे बार बार दिलासा देना पड़ता है। तो एड्जॉर्प्शन जो है मल्टी लेयर्ड होता है, बार बार दिलासा दे रहा है, बार बार बॉन्ड बना रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो ये मल्टी लेयर्ड होता है। और यहाँ पे एड्जॉर्प्शन जो होता है, एड्जॉर्प्शन वो मोनोलेयर्ड होता है, मोनोलेयर्ड, एक की लेयर से काम बन जाता है, एक की लेयर से उसको विश्वास हो जाता है दोनों को कि हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है। यार देखो केमिकल एड्जॉर्प्शन में इक्विलिब्रियम एकदम से नहीं आता, बहुत धीरे धीरे आता है। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में जो इक्विलिब्रियम बनेगा ना, इक्विलिब्रियम मतलब रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन क्या हो, सेम हो, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेंड होता है स्लोली, इक्विलिब्रियम इज़ अटेंड स्लोली, यहाँ बहुत स्लोली इक्विलिब्रियम अटेंड होता है, जबकि वहाँ पे क्या होता है बहुत ग्रेजुअली हो जाता है एकदम, ठीक है। यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम एकदम ग्रेजुअली हो जाता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम अटेंड, यहाँ पे इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती, अटेंड रैपिडली, और जनरली ये ट्रेंड देखा गया है डेटा वाइज, वो सारी चीज़ें डेटा से ही निकली हैं जितनी भी डेटा से वैल्यू आई हैं, कि यहाँ पे ये देखा गया है जैसे हम प्रेशर और टेम्परेचर को एकदम से इंस्टेंटली चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम वैसे ही अटेंड हो जाता है। मान लो जैसे पहले से इक्विलिब्रियम है, आपने कुछ टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर दिया, तो अब ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, दोबारा इक्विलिब्रियम अटेंड आसानी से हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम अटेंड रैपिडली, किसकी बात कर रहा हूँ, फिजिकल की है ना, एकदम से हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम अटेंड रैपिडली विद चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज से एकदम अटेंड हो जाएगा। क्लियर? यार आपको एड्जॉर्प्शन का कॉज तो पता ही चल गया होगा। अगर मैं बात करूँ कॉज क्या है एड्जॉर्प्शन का, तो आपको पता ही चल गया होगा एड्जॉर्प्शन का कॉज क्या है, जो रेजिडुअल या रिमेनेंट या अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं वो है। तो आपसे अगर सिंपल से पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एड्जॉर्प्शन, तो आपको पता होना चाहिए क्या है ना। मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे हेडिंग लगा ली, कॉज ऑफ एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन का कॉज क्या है, तो इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मतलब क्यों तमन्ना होती है एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल को एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल को चिपकाने की, क्यों तमन्ना है, क्यों इच्छा है, तो उसके पीछे यही कारण है कि रेजिडुअल फोर्सेस होते हैं इसकी वजह से, ठीक है। तो इट इज़ ड्यू टू द presence of रेजिडुअल या अनबैलेंस फोर्सेस, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसी की वजह से तमन्ना होती है चिपकने की, है ना, या चिपकाने की। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजिडुअल या अनबैलेंस फोर्सेस इन दी या एट दी सरफेस, एट दी सरफेस, सरफेस मतलब इंटरफेस है यहाँ, ठीक है, एट दी सरफेस। और ये तो आपने ऐसा बोल दिया, चलो ठीक है कि हमें सर दर्द है, क्यों है ये तो बताया नहीं, इतना तो पता चल गया कि अनबैलेंस फोर्सेस हैं ये हैं। अब इसमें ना 2-3 कारण होते हैं। पहला तो है कि जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, सरफेस में होते ही हैं क्योंकि सरफेस भी एटम से बनी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तब तक इसे बेचैनी होगी स्टेबल होने की, जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। दुनिया में सारी चीज़ें पेयर्ड अप या स्टेबल होना चाहती है, तो जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तब तक इसे बेचैनी होगी कि मैं चिपक जाऊँ और अपने बॉन्ड बना के, केमिकल बॉन्ड से देखो बॉन्ड पेयरिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे ना, तो स्टेबल कन्फिगरेशन आ जाएगी। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण क्या है, कभी कभार क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, और क्रिस्टलाइजेशन की वजह से अनबैलेंस फोर्सेज आते हैं। सॉलिड्स में जो क्रिस्टलाइजेशन होता है देखा है ना आपने, सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइजेशन की वजह से क्या आते हैं, डिफेक्ट आते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, वाले डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, वही सारी चीज़ों की वजह से। तो मेन पॉसिबल रीजन इसके 2 हैं। रीजन क्या है, रीजन फॉर अनबैलेंस फोर्सेस, अनबैलेंस जो हमारे फोर्सेस हैं उसका रीजन क्या है, पहला है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड। अगर क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है तो उससे डिफेक्ट आते हैं, आपको पता है,
क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड्स, उससे भी डिफेक्ट आते हैं, ये आपको पता है ना, बता दी मैंने ये। अच्छा, इसके बाद हम ज़रा कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं एड्जॉर्प्शन की क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यार? आपको पता है कि जैसे इट इज़ एक्सोथर्मिक, एक तो पहली बात क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, मतलब एंथैल्पी चेंज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, एक तो ये आपको पता है। दूसरा आपको पता है यार यहाँ पे एक्सोथर्मिक के साथ एक और चीज़ है, क्या कि इट इज़ स्पॉन्टेनियस, इट इज़ स्पॉन्टेनियस, मतलब यहाँ पे डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तीसरी चीज़ क्या है यार, इट फेवर्स डिसऑर्डर, डिसऑर्डर या रैंडमनेस को फेवर करेगा ये, मतलब एंट्रोपी चेंज क्या है, फेवर क्या करेगा, होता ही रैंडमनेस है, यहाँ अनबैलेंस फोर्स होते हैं ना इसलिए, तो एंट्रोपी चेंज कैसा है, पॉजिटिव है। और कुछ दिमाग में आ रहा है तो बताओ यार, है ना। तो एक चौथा ये भी लिख सकते हैं, इट इज़, एक पार्ट तो होता है ना इसका केमिकल एड्जॉर्प्शन वाला, केमिसॉर्प्शन वाला, क्या स्पेसिफिक एंड एक्टिव इन नेचर, बहुत जल्दी एक्टिव होता है, स्पॉन्टेनियस तो अपने आप होना चाहिए ना। इट इज़ स्पेसिफिक एंड एक्टिव इन नेचर, और कुछ बोल सकते हो, एक्टिव भी होते हैं, और क्योंकि केमिकल है तो सेलेक्टिव भी होगा, है ना, मतलब हर किसी के साथ नहीं बनाऊंगा बॉन्ड, किसी एक के साथ बनाऊंगा। और जनरली रैंडमनेस को मतलब बोलते हैं फेवरेबल है, ठीक है, फेवरेबल है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है, एक्सोथर्मिक है, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव आएगा, स्पॉन्टेनियस है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव आएगा, फेवर्स रैंडमनेस तो या फेवरेबल करता है, तो डेल्टा एस पॉजिटिव है, बात तो एक ही होगी ना। और स्पेसिफिक है तो सेलेक्टिव है तो एक्टिव है, ये नेचर में इसके होता है, ठीक है, ये चीज़ें। शाबाश।